तो एक वो दौर था जब पाकिस्तान ने अपनी पश्चिमी सीमा सऊदी और सीआईए को गिफ्ट कर दी थी, एक तरह से दे दी थी कि आपको यहां पर जो करना है वो करिए, और सोवियत को हम भगाने के लिए यहां पर जिहादियों को ट्रेनिंग करेंगे देंगे और हम आपका साथ देंगे। और उसको हमेशा लगता था कि अमेरिका अब हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। लेकिन वक्त बदलता है, सियासत बदलती है, बड़े बड़े लीडर आते हैं, एक विचार आता है, और जब 2014 के बाद से जो चीजें बदली है हिंदुस्तान के, अगर हम तनाजुर में बात करें तो उसने सारी सियासत को, पाकिस्तान की सारी सोच को ही बदल कर रख दिया। आज दुनिया किसके साथ है हम तमाम चीजों को देख रहे हैं। एफएटीएफ का फ्रांस में सेशन है, अक्टूबर में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान वैसे ही डाला जा चुका है, ब्लैक जोन में अब डाला जाएगा, और 27 पॉइंट पर खरा उतरना था, सिर्फ 4 पॉइंट पर खरा उतरा है। तो यह तय है कि ब्लैक जोन में डाला जाएगा। तो ये तो हालत है। मतलब अभी मैं कर्नल साहब अगर देखूं तो मुसलसल बेइज्जतियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, इसमें मतलब कोई रुकावट नहीं आएगी पाकिस्तान की बेइज्जती में। और वहां पर यह कहा जा रहा है वहां के मीडिया के जरिए अपनी आवाम को बताने के लिए कि ये ट्रंप और मोदी ने मिलकर उस दिन हम पर इनडायरेक्ट तौर पर जंग थोपने का ऐलान कर दिया है और हमें तैयार रहना चाहिए, ये वहां के लोग, वहां के मीडिया कह रहा है। देखिए, पाकिस्तान को एक बात तो समझनी पड़ेगी कि इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग नहीं छेड़ेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया के फेवर में नहीं है, इंडिया के फेवर में भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं, सुनिए ना, वो ये कह रहे हैं सर, उनका मीडिया में बता रहा हूं, जो कह रहा था कि हिंदुओं ने ट्रंप के साथ मिलकर इनडायरेक्ट पाकिस्तान पर जंग छेड़ दी है। वहां के बड़े, आपके जैसे बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट वहां बैठते हैं कतई तो और मुबैना कथित वो इस तरह की बातें कर लेकिन अमेरिका के अंदर एक से बढ़कर एक थिंक टैंक है, और वो बाई पार्टिजन है। डेमोक्रेट की पार्टी के भी है, रिपब्लिकन पार्टी के भी है, पेंटागन के भी है, और एंटी पेंटागन वालों के भी है। तो वहां पर जो पॉलिसीज बनती है वो इमरान खान या पाकिस्तानी साफियों के बयान पर नहीं बनती, वो पूरे चीज को आंकलन करते हैं और फिर एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान को एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये ट्रंप और हिंदू का साथ नहीं है। इंडिया एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर गई है, खासकर 2014 के बाद, क्योंकि मोदी एक प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी के बाद, जिसको देश का जो पावर स्ट्रक्चर है उसको करेक्टली प्रोजेक्ट करने का उसके पास एक तरीका है जो दुनिया मानती है। उसमें क्या है, आपकी डेमोक्रेटिक सिस्टम एक बहुत बड़ा कारण है कि आप इतने लोग, आपको 66 मिलियन लोग आपको वोट करते हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर, जो अमेरिका के 3-4 गुना ज्यादा है। तो एक तो यह है। दूसरी बात यह है, हमारे पास यूथ है, 35 साल से कम उम्र वाले हमारे पास 50% से भी ज्यादा है, इंग्लिश एजुकेटेड है। तीसरी बात यह है, हमारी इकोनॉमी पिछले 6-7 साल से बहुत अच्छा कर रही है। और चौथी बात यह है कि मॉरल ग्राउंड पर इंडिया को कोई मुकाबला नहीं है आजकल। आप देख लीजिए हमारे देश के अंदर कितने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी कितनी है, जो कि दुनिया अब इस बात को मान रही कि ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। तो इस वजह से ये ऐसा नहीं है कि ट्रंप हिंदुओं के साथ मिला, नहीं, ट्रंप अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। हर देश अपने फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा उसूल है कि आपके इंटरेस्ट परमानेंट है, आपके दोस्त और दुश्मन परमानेंट नहीं है। अमेरिका का इंटरेस्ट आज इंडिया के साथ है। वो इसलिए है कि अगर आप देखेंगे दुनिया की बड़ी ताकतें, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंडिया। रशिया का डिक्टेटोरियल सिस्टम है और आज वो इतना बड़ा पावर नहीं है जितना सोवियत एरा में होता था। चाइना का एक जबरदस्त उभरता पावर है, लेकिन चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते किस दिन वो पड़ने वाला है। अब रह गया अमेरिका और इंडिया। अमेरिका और इंडिया के बीच में इंडो पैसिफिक रीजन में हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि चाइना जब उभरेगा तो चाइना के बड़ा पावर होने से लोगों को डर लगता है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनको डर लगता है। इंडिया का बड़ा होने से किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ एक डेमोक्रेसी है। लोग जो बताएंगे गवर्नमेंट को वही करना पड़ेगा। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसकी वजह से अमेरिका इंडिया की फ्रेंडशिप, अमेरिका रशिया की फ्रेंडशिप, और हमारी चाइना के साथ मान सकते हैं कि हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में पिछले कई सालों से युद्ध नहीं हुआ और हाईएस्ट लेवल पर बातचीत
जारी है। मुझे लगता है पाकिस्तान को इन चीजों का आंकलन करना चाहिए और दोबारा से अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि वहां मिलिट्री जो नामुमकिन है सर, वो नामुमकिन है। अगर ये नामुमकिन है तो पाकिस्तान बहुत मुश्किलों में फंसेगा, वो फंसेगा और फंस ही रहा है, पल पल फंस रहा है। एहसन सिंह साहब, जो मुल्क टेररिज्म को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाया हुआ है, जिसका वजीर आजम खुद कहता है कि हम जिहादियों को ट्रेन करते हैं, वो कह रहे हैं, वो अमेरिका में जाकर के बता रहे हैं, उन पर और क्या बात की जाए और उनके लिए क्या बेहतर सोचा जाए मुस्तकबिल के लिए। देखिए, आपको समझना होगा कि पाकिस्तान में सरकार कौन चलाता है। पाकिस्तान चुनी हुई सरकार चलाता नहीं है। पाकिस्तान में ISI सरकार चलाती है, दहशतगर्द सरकार चलाते हैं। अब जो ये घटना हुई है, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। वो इधर उधर जाके ढबली बजाए, वहां से कुछ उनको मिला नहीं, उनके पास बोलने के लिए और कुछ है ही नहीं है, तो वो कर क्या सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऊपर वो आक्रमण कर नहीं सकते हैं। कल तक जो एक दौस दिखाते थे कि अगर कुछ होगा तो हम आक्रमण कर देंगे, हमारे पास ये है, हमारे पास ये हथियार है, ये सारी चीजें वो कर नहीं सकते हैं। अब उनके पास क्या है? इमरान खान जी को सत्ता में बने रहने के लिए केवल मुजवानी जंग लड़ने के अलावा क्या है इमरान खान के पास? वो हर तरह से वहां पे अपने बने रहने के लिए ही तो ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आऊंगा। 7वीं बार आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ट्रंप मिल रहे हैं। अभी तक 7 मुलाकातें हो चुकी है माजी में, अगर हम देखें, और जो पिछली रैली तो आपने देखी ली है, जानदार थी, जिसका असर अभी तक बरकरार है दुनिया पर। तो यही मैं आपसे जानना समझना चाहूंगा कि आज कुछ क्या नया होने जा रहा है जिसको लेकर पड़ोसी मुल्क को सबसे ज्यादा खदशा है कि पता नहीं क्या बोल जाए दोनों। देखिए, नया तो हर दिन, हर मिनट, हर घंटे हो रहा है। पाकिस्तान इसीलिए घबराया हुआ है। मैं अभी 2 दिन पहले एक चैनल पे था, वहां के ब्रिगेडियर आबिद राव मेरे साथ थे, पाकिस्तान के। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल करा था कि आप, हमारी और उनकी प्रॉब्लम ये है कि हमारी और उनकी सोच में आसमान जमीन का फर्क है। हमारा भारत इस वक्त क्या सोच रहा है, आपको मैं बताऊं। आज भारत का जो सबसे चर्चित शब्द है वो विकास है। आप यकीन मानेंगे कि हर आदमी विकास की तरफ देख रहा है। आज जो सबसे बड़ा मंत्र है आज, वो है सबका साथ सबका विकास का है। जो सबसे बड़ी नीति है वो जन भागीदारी की है, और जो सबसे प्रचलित नारा इस वक्त है संकल्प से सिद्धि का है, और जो सबसे बड़ा संकल्प है वो न्यू इंडिया का है। यही सवाल मैंने, ये हमारे वजीर आजम साहब ने ट्वीट किया था, उसी को मैंने कोट करके वहां के ब्रिगेडियर से जब सवाल किया कि आप बताइए कि पाकिस्तान में आपके पास क्या है, तो जहालत वाली बात करने लगे। वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में इमरान साहब कि वो लोग सच्चाई से कहीं ना कहीं दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई आसमान छू रही है, लोगों का रहना दुश्वार हो गया है, खून रेजी इतनी जबरदस्त है, फिरका परस्ती इतनी जबरदस्त है। आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान से आप शुरू करें, फाटा, बलूचिस्तान, रावलपिंडी, सिंध आजादी की मांग कर रहा है। कराची जैसा जो उनका सबसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी माना जाता है, वहां पे गुंडों ने एक तरीके से कराची शहर को कब्जा कर रखा है। जो माफिया हैं, जो हमारे भारत से भी एक आध भगोड़े वहां पे मौजूद हैं, जो आतंकवादी हैं, वो तमाम उनके चारों तरफ से उनसे ईरान परेशान है, उनसे अफगानिस्तान परेशान है। वो बॉर्डर के ऊपर जो इन दोनों मुल्क जिनसे कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा दोस्ताना रहता है, ये दोनों देश उनसे परेशान है। अभी आप फरवरी में देख लीजिए, जो इलीट फोर्सेस ईरान की थी, जिसके 25 से 27 जवान जो सबसे इलीट माने जाते हैं, उनकी हत्या की गई। उसकी सारी की सारी साजिश पाकिस्तान रचता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो मुकाबला नहीं कर सकते हिंदुस्तान से। उन्हें उनकी जो सोच फिक्र है, उनके कौम की बार बार बेइज्जती इमरान खान जैसा नेता करा रहा है, कठपुतली बन के ISI का। ये तो हमने इतिहास, टिक्कू साहब बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कि पाकिस्तान की अभी तक की जो भी हुक्मरान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ISI और फौज के इशारे पे चलते हैं। फौज जो चाहती है, ISI जो चाहती है, वही करता है। भुट्टो से लेके ज़ियाउल हक से लेके तमाम लोगों का आप हुक्मरानों का इतिहास देखिए। अब भी अगर उनको समझ में नहीं आ रही है, जो न्यू पाकिस्तान का वो सपना देख रहे थे, न्यू पाकिस्तान का ख्वाब था इमरान खान का, मुझे लगता है कैसे वो अपने रास्ते से भटक गए। और भारत जैसे जो वसुधैव कुटुंबकम की अभी हमारी चर्चा मुफ्ती साहब ने करी है, हम उसकी विरासत, हम संस्कृति और सांझी विरासत के रखवाले लोग हैं। हमारे यहां हमेशा से देखिए, हमने अभी तक नहीं कहा था, वो बार बार वहां के ये गीदड़ भपकी दे रहे थे, वहां के एकाध मंत्री बड़बोले जो अपने कार तक की EMI और कार तक के पैसे के चक्कर में वहां के संसद में पहुंच के दूसरे उन्हीं के लोग उनके कॉलर पकड़ लेते हैं कि भाई तूने हमारे कार का पैसा नहीं लौटाया। ये हालत है पाकिस्तान में। शेख
रशीद के साथ जिस तरह की वीडियो सामने आई थी कि जिस कार का पैसा उन्हें 22 लाख चुकाना था, मंत्री नहीं चुका पाया, आप अपने आवाम को क्या मैसेज दे सकते हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें इस तरह के मसलों पे, जो वहां पे बेरोजगारी बढ़ रही है, जो वहां पे ना इत्तेफाकी आपस में है, फिरकों को लेके सबसे ज्यादा अगर कहीं मारकाट है तो पाकिस्तान के अंदर है, मानव अधिकार का हनन सबसे ज्यादा है तो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है। आप देख सकते हैं मकबूजा कश्मीर में यह हालत हो गई थी कि आपके राष्ट्राध्यक्ष को इस बार के इंडिपेंडेंस डे में मुजफ्फराबाद आना पड़ा। आप सब कुछ देख रहे हैं, उसके बाद भी आप हिंदुस्तान से नफरत कर रहे हैं, उस हिंदुस्तान से जिससे आप 4 बार युद्ध में डायरेक्ट हार चुके हैं, 4 बार हार चुके हैं। मैं आपको आपके माध्यम से आपके तमाम लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि इस बार नहीं मानेंगे, 4 टुकड़ों में पाकिस्तान बटेगा और पाक ऑक्युपाई कश्मीर तो हम लेके रहेंगे। ये भारत के लोगों के अभी भी, और जबकि हम अभी भी इंसानियत की बात करते हैं, अभी भी जो टिक्कू साहब ने बात कही है कि ये युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं साबित हो सकता है, वहां भी आवाम रहती है, भारत भी आवाम इफेक्टेड होंगे सारे लोग जो जनमानस है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अब भी सोचने की जरूरत है कि अपने पाकिस्तान में इंसानियत कायम करें। मुफ्ती साहब, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की जब बात होती है तो ये पाकिस्तान अपने ऊपर क्यों ले लेता है? तो क्या ये वहाबियत का गढ़ यही है क्या? यही है कि ये पूरे खित्ते में गड़बड़ पैदा करने वाले लोग, क्योंकि बौखला जाते हैं जब ट्रंप ये बात कहते हैं तो कुछ तो मतलब संबंध होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिससे इन लोगों को इतनी मिर्ची लगती है। नहीं इमरान साहब, मैं आपको बताऊं कि इन लोगों का तो ये समझ में नहीं आता कि ये किस मज़हब की बात करते हैं, किस इस्लाम की बात करते हैं। अगर वाकई इस्लाम इनका मज़हब होता या इस्लाम को ये फॉलो करते तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी की जान के प्यासे नहीं होते, बल्कि ये तो लोगों की जान को बचाते। इन्होंने तो वहाँ स्कूलों के बच्चों को नहीं छोड़ा, वहाँ के मस्जिदों के अंदर लोगों को इबादत करते हुए नहीं छोड़ा। ये कौन सी किस उसकी बात करते हैं? यानी जबकि ये कहा गया है कि भाई एक इंसान की जिंदगी जो है वो इतनी है कि खाने काबे से भी ज्यादा उसकी अजमत है एक इंसान की जिंदगी को। और ये इन्होंने कश्मीर को खासतौर से, जो मैं आपसे बता रहा था कि 2015 के अंदर जब किसी ने वहाँ ये कहा कि भाई जब योग दिवस यूएन से हमारे प्राइम मिनिस्टर लेकर के आए, और ये बहुत बड़ी उसकी बात है कि ताकि पूरा विश्व जो है वो सेहतमंद रहे, तो ये योग जो है योग दिवस को डिक्लेयर कराने के बाद तो पाकिस्तान के कुछ समझदार लोगों ने कहा कि भाई हम भी यहाँ जो है वो योग बनाएंगे। तो उस वक्त स्वामी रामदेव जी ने उस वक्त ये बात कही कि भाई हम तो खुद जाकर के चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की मदद करें कि ताकि उनकी जो इकोनॉमिक डूब रही है, जो वो भुखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहाँ की सरकार जो वहाँ फौज का आलाकार बन गई है और वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हम उसे जाके सपोर्ट कर सकते हैं। और क्यों? इसलिए कि हम अच्छे पड़ोसी की तरह रहें। एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के साथ अगर हम अच्छी तरह रहते तो आज जो हम विकास की तरफ, जो हमारा देश बढ़ रहा है, भारत बढ़ रहा है, और उस विकास की बिना पर अभी मेरे साथी ने कहा कि आज जो हम एक ताकत बन के उभरे हैं, तो उसका नतीजा है कि दुनिया की सुपर ताकत आज हमें अपने बराबर बिठाने की बात कर रही है। तो अगर ये लोग अच्छे होते तो जितना पैसा हमारा डिफेंस के ऊपर लग रहा है तो वो हमारा और मुल्क के अंदर लगता, मगर इन कमबख्तों ने इनका मेरी समझ में नहीं आया कि इनका मजहब क्या है। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि ये कौन से मजहब को मानते हैं। भाई इस्लाम जो मेरा मजहब है वो तो ये कहता कि सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, और किसी एक इंसान नहीं बल्कि वो कुत्ते की भूख को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो इंसान किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ये इंसानों की जानों से खेल रहे हैं। इन्होंने कश्मीर के अंदर क्या किया? आज 70 साल के बाद जो एक सरकार आई और सरकार ने ये निर्णय लिया, फैसला लिया, ये लेना चाहिए था। इसलिए लेना चाहिए था कि इसका कोई फायदा जो है कश्मीर के लोगों को नहीं था। आज मैं ये बात कह सकता हूं, धीरे धीरे पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है, और उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि कश्मीर के लोग इन बातों को समझेंगे कि उन्हें एजुकेशन में आगे आने का मौका मिलेगा। वहां आप जाके देखिए, हमने जाके देखा कि वहां ये जो नेता बने हुए हैं, और 3 परिवार, मैंने उस वक्त भी टारगेट करके कहा था कि इन 3 परिवारों ने वहां के यूथ को मेन स्ट्रीम से तोड़ने का काम इन्होंने किया है। बिल्कुल। आज उन यूथ को मैं ये कहूंगा कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाए, और डेमोक्रेसी में अगर ये नेता बन सकते हैं, ये एमएलए बन सकते हैं, ये एमपी बन सकते हैं, तो वो भी आकर के बनकर के वहां के सीएम और एमपी बने और मिनिस्टर बने। तो हिंदुस्तान का परचम उठाने वाला यहां कोई नहीं होगा। आज वो तमाम लोग कहां हैं ये भी दुनिया देख रही है इस मोदी दौर में, और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का परचम तो लहरा रहा है, शान से लहराता रहेगा, लेकिन उन लोगों का अता पता कहां होगा वो तो
वही तय कर लेंगे। मुझे लगता है अधिकांश या ज्यादातर लोग उसमें से बाद में भी जेल में मिले। तो पाकिस्तान का सच उसकी जुबान पर आ ही गया। वजीर आजम इमरान खान ने साफ बता दिया दुनिया को कि हाँ, हम दहशतगर्दों को ट्रेंड करते हैं, जिहादी के नाम पर ट्रेंड करते हैं। बाकी फिर दुनिया वाले उनको आतंकवादी कहें, दहशतगर्द कहें, वो उनकी मर्जी, मतलब हम जिहादी बनाते हैं। देख, सुन लिया आपने रमेश जी, जिहादी बनाता है पाकिस्तान, ये तो हम सब जानते थे, पूरी दुनिया जानती है, कोई छुपी बात थोड़ी ना है। लेकिन आज वजीर आजम कहता है, हालांकि वहां के लोग उसको तरह तरह से अलग ढंग से बता रहे हैं कि वो दौर था जब अमेरिका ने ही चाहा था, सोवियत को भगाने के लिए चाहा था, तो हमको अपनी पूरी पश्चिमी सीमा ही अमेरिका को देनी पड़ी, ये वो ज्यों त्यों। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं, क्या इमरान खान पिंडी छुड़ाना चाह रहे हैं सरकार से, वहां की जनता से। पूरी दुनिया ये जानती है, सब लोग ये जानते हैं कि वहां की जो सरकार है, कौन चलाता है? फौज चलाती है वहां की, और आईएसआई चलाती है। आज ग्लोबल स्तर पे, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये कह देना कि हमारे यहाँ की जो दहशतगर्द की जो मंडी है वो ये दो लोग चलाते हैं, तो मुझे लग रहा है इसके बाद जैसे ये वतन वापस आएंगे पाकिस्तान, तो इनके लिए एक खतरे की घंटी तो बज गई है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में आज भुखमरी के कगार पे है, स्थिति तो ये आ गई है कि 1 जुलाई से वहां पूरे पाकिस्तान के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती हैं, जो सरकारी दफ्तरों में जो वैकेंसी निकलती हैं, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। अब इससे ज्यादा आप अंदाजा क्या वो लगा सकते हो कि वहां की जो यूथ, जिसको आप कहते हो कि वहां का यूथ आज चाहता कि हमारा भी जो हमारी जो कंट्री है वो भारत के बराबर खड़ी हो या और मुल्कों के बराबर खड़ी हो, तो ऐसा तो कहीं ना कहीं सपने भी नहीं दिखाई दिया जाता। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य मुझे इस बात का है, दुख ये भी हो रहा है, अपनी इंडियन मीडिया को अगर हम देखें पिछले लगभग 2-3 महीनों से पूरे चैनलों में कमोबेश, चाहे हिंदी हो, प्रिंट हो, चाहे कोई भी हो, तो लगभग 60 से 50% पाकिस्तान की खबरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन कभी कभी ये लगता है आज के दौर में, जब 2016 से जो हमारा पूरा परिवेश बदल गया है, सियासी माहौल पूरी तरीके से बदल गया है, विदेशों में देखिए कि जब मोदी साहब पहुंचते हैं, हमारे यहाँ के कोई नेता या लीडर कोई पहुंचता है, तो उनका स्वागत किस तरीके से होता है। ऐसे में हम अपनी तुलना अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं, पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ा के इस तरीके से हम दिखाने की कोशिश अगर कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आज वो दौर है कि हम जो अगर मीडिया भी अगर दिखाए कुछ चीजों पे, तो अमेरिका की बात होनी चाहिए, जापान की बात होनी चाहिए, रसिया की बात होना चाहिए। इनको थोड़ा सा मुझे लग रहा है इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि आज माहौल ऐसा बन गया है, हमारे बराबरी में कहीं नहीं खड़े होते हैं। कहना सही है, लेकिन जिस लेवल का वो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ना, और जो पिछले 30 सालों से कर रहे थे, उसकी तो पोल खोलने का यही बेहतर वक्त है, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा तो रुकने वाला नहीं है। नहीं, इमरान साहब, काउंटर करना बहुत जरूरी है। इमरान साहब, ये टेलीविजन चैनल इस वक्त पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग भी देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ब्रेन वॉश जिस तरह से वहां के प्रोपेगेंडे के जरिए हुआ, कुछ लोगों का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने हथियार उठाए, मुल्क के खिलाफ हथियार उठाए, गद्दारी की, इसका सबक उन्हें मिला और आगे भी मिलेगा जो इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन ऐसा हुआ, इस प्रोपेगेंडे को हमें इसी रूप में साधना पड़ेगा। जो आज पाकिस्तान जो है बचाव की मुद्रा में है, कल तक वो हम पर अग्रेसिव रहा करता था। आज जब हम पीओके की बात करते हैं, आज हम जब मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, तब वो पीछे हटते हैं। वरना वो पिछले, यही तो मोदी दौर की ताकत है कि आज उसने सबको ये ताकत दी कि पाकिस्तान पर इस तरह से हमले करो, इसको भी नजरअंदाज नहीं। मुझे लग रहा है कि आदमी अपनी क्वालिटी खुद ही आइडेंटिफाई कर देता है, और एक वो होता है ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुछ महीने पहले श्रीलंका गया हुआ था, यहाँ के डेलीगेट गया हुआ था, तो कोलंबो के अंदर एक प्रोग्राम था, तो उसमें वहां के जो स्थानीय कई मुस्लिम लोग आए हुए थे, धर्मगुरु भी थे, तो उन्होंने एक बात हम लोगों के सामने कही कि जब पाकिस्तान के मुसलमानों की इस तरह की जब बातें जो हरकत करते हैं ना, हम शर्मसार हो जाते हैं। तो ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वहां का मुसलमान क्या कर रहा है, उनके जरिए पूरे समूची दुनिया का मुसलमान आज शर्मसार हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने माहौल को बना के रख दिया, तो ये बड़ा शर्म की बात है। इस तरीके से जो माहौल उन्होंने बना दिया, मुझे लग रहा है उनसे हमें थोड़ा सा किनारा कर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या, सामने कहते हैं ना कि एक जो मछली जो गंदी होती पूरे तालाब को गंदी कर देती है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। ठीक है, ये भी आपकी बात है। चलिए, आपकी बात से भी सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन मैं अपने बाकी पैनलिस्टों से भी पूछूंगा कि क्या वाकई जो आपने कहा उस पर गौर करना चाहिए। चलिए सर, मेरे पास वक्त कम है, चाहूंगा सबकी थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया ले लूं। टिकू साहब,
मैं आपने अच्छी बात कही कि इस चैनल को पाकिस्तान में भी देखा जाता है और वो बार बार हिंदू मुस्लिम करके, मैं सिर्फ उनको एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस टेलीविजन चैनल को देख रहे होंगे तो शायद हम ये बात अपनी जबान पर भी नहीं ला सकते हैं कि इसी पैनल में कौन बैठा हुआ है, कितने एक धर्म के हैं, कितने दूसरे धर्म के, लेकिन उसका हमारे इस काम से कोई लेना देना नहीं है। हम मेरिट पर बात करेंगे और मेरिट की बात आज ये है कि पाकिस्तान की हालत खुद उन्होंने बहुत खराब करके रखी है। वो उन्होंने सबसे पहले तो एक कार्ड खेला कि भाई दुनिया को हर दूसरे दिन उनका कैबिनेट मिनिस्टर तक, प्राइम मिनिस्टर तक ये कह रहा है कि भाई अगर आपने कश्मीर में मुदाखलत नहीं करी, इंटरनेशनल ओपिनियन ने या इंटरनेशनल फोर्सेस ने मुदाखलत नहीं करी तो यहां न्यूक्लियर बॉम्ब चलेगा, टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर इतना बड़ा बॉम्ब चलेगा कि फिर यही इलाका नहीं, साउथ एशिया ही नहीं, पूरा जनूबी एशिया नहीं, पूरे दुनिया में तबाही हो जाएगी। विश्व को डराने के लिए कि वो आकर यहां इंटरफेयर करे, वो कार्ड उनका चला नहीं। फिर उन्होंने धमकी दी कि मैंने कई लोगों को पीओके में खड़ा करके रखा है और वो इंडिया की तरफ अपना रुख करेंगे और इंडिया के अंदर जाकर वहां पर वो जहाज चलाएंगे। वो भी नहीं चला। अब वो गए यूनाइटेड नेशन में तो पहले ही उनका नहीं चला था, लेकिन अब ट्रंप ने भी उनका साथ नहीं दिया कि मुस्लिम देशों ने तो पहले ही उनका साथ छोड़ा था। ज्यादा मामले में भी मौका है तो हर उनकी खींच है और मुसलमानों ने भी जो मुसलमानों का दादा बनने की फिराक में थे कि न्यूक्लियर बम है हमारे पास। मैं ये कहना चाहता लगता है कि उनकी फौज के रिटायर्ड जनरल कर्नल सऊदी अरब में जाकर के वहां डिफेंस की पॉलिसी बनाएंगे तो हम दादा बन गए। कोई नहीं देख रहा है। मैं यही कहना, पैसा खर्चा करते हैं, आपको बुलाते हैं, फ्री में नहीं बुलाते। जी मैं यही कहना चाहता हूं, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं पुराने सऊदी अरेबिया जैसे, ईरान जैसे, ये इनकी ये कल के बने राष्ट्र थोड़ी है, पुराने सदियों से ये राष्ट्र चले आए हैं, उनकी अपनी नीतियां हैं, वो हर एक चीज को धर्म से नहीं तोलेंगे। और मैंने ये भी पढ़ा कि जब सऊदी अरेबिया के इनके पास डेलीगेशन आया था, उन्होंने बोला इनको कि इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा जो है उम्मा का मुद्दा नहीं है, ये अपने देश के दोनों देशों के बीच में इनको आप सॉल्व कीजिए। तो हर लेवल पर पाकिस्तान को जो है इसीलिए बेइज्जती हो रही क्योंकि नैरेटिव ही बिल्कुल झूठ पर आधारित है। अब इनकी एक समस्या, मैं दो सेकंड लेना चाहता हूं, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा क्योंकि वहां पर भी आतंकवाद यही चलाता है। और अगर अफगानिस्तान भी भड़का जैसे कि आजकल हो रहा है, दूसरे दिन 40-50 लोगों को मारा जाता है, तो पाकिस्तान बहुत मुसीबत में आएगा। यासिर जिलानी साहब, ये मुसलमान कर रहा था पाकिस्तान, कश्मीरी मुसलमान, उधर ट्रंप कह देते हैं कि रेडिकल इस्लाम हमारे निशाने पर है और सब मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। और ये मुसलमान वाला कार्ड जो है हर लेवल पर फ्लॉप हुआ है। ये मुसलमान करके पाकिस्तान कितने दिन तक चलेगा? देखिए वो फेल हो चुका है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जिस इस्लाम को मैं मानता हूं और जानता हूं, वो इस्लाम इत्तेहाद, भाईचारा, अखलाक, मोहब्बत, और जिस कंट्री में रहे उसके लिए लकुम दीनकुम वले दीन जैसी रवायत जो हमारे कुरान कहती है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के धर्म को आप अपने धर्म के बराबर मानिए और उसकी इज्जत कीजिए। अगर ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आता, देखिए पाकिस्तान को नहीं समझने में कहीं ना कहीं हमारे जो दूसरे पड़ोसी मुल्क है, चाइना का भी उसमें बहुत अहम रोल रहता है। चाइना उसको, क्योंकि चाइना ने अभी 68% के आसपास जो पाकिस्तान के अंदर लैंड है या जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना ने लगा रखे हैं। लेकिन कल आपने देखा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरीके से चाइना को भी एक तरीके से सीधे सीधे अल्फाजों में समझाया है कि आप सिलेक्टिव हो जाते हैं। जब एक्शन टास्क फोर्स के मामले में बात हुई थी और जब जिस तरीके से टेररिज्म को लेके बात करी गई थी और मसूद अजहर को स्पेशल, जब मसूद अजहर को सूचित कर दिया गया था कि ये घोषित आतंकवादी है, उस वक्त भी चाइना ने अड़ंगा लगाया था। उन सारी चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत मजबूती से कल वजीर आजम ने यूनाइटेड नेशन में बोला है और ये बता दिया है कि भारत अब जो है वो दुनिया के सामने एक ऐसा उभर के आया हुआ मुल्क है जिसके सामने अमेरिका को भी अब सोचना पड़ेगा कि अगर भारत जो कह रहा है उसके बातों में दम है। और चाइना को ये बात समझनी चाहिए कि खास करके अगर आतंकवाद, क्या कहा हमारे वजीर आजम ने, कहीं भी आतंकवादी घटना होती है उसकी एक तरह से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद है, उससे लड़ने के लिए पूरे दुनिया के लोगों को एक होना पड़ेगा। और जो रेडिकल इस्लाम की बार-बार देखिए, रेडिकल इस्लाम पे जो ट्रंप का नजरिया है कि
क्योंकि ट्रंप ने भी देखा है, ट्रंप के मुल्क ने जी। 26/11 से लेके जितने भी इस तरह की घटनाएं अमेरिका में हुई है, जो आतंकवाद जिसमें मुलविस रहा है, वो उन्होंने झेला है, उसको लेके, और उसमें जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है वो आप समझ सकते हैं कि ISIS के लोग रहे हैं, वो लश्करे जो नाम बड़े बड़े हैं आतंकवादी संगठनों के पूरे दुनिया के, अल-कायदा से लेके और तमाम जो आतंकवादी हैं घोषित, उन लोगों का आपसे और बात करता। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों को इस पर चर्चा करने के लिए। तो अभी बेइज्जतियों का दौर जारी रहेगा, आज भी देखते हैं, थोड़ी देर बाद दोनों लीडरान मिलने जा रहे हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप। बहुत सारी कुछ नई बातें होंगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की बेइज्जती बदस्तूर, पूरे दस्तूर के मुताबिक रवायती अंदाज में इंशाअल्लाह ताला आगे भी रहती दुनिया तक जारी रहे। बहुत शुक्रिया।